ज्ञान का स्वीकार ही ज्ञान की दिशा में पहला कदम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा आज एक ऐसे शख्स के बारे में, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। जो बात जानना सबसे जरूरी है कि यह इस विशाल भूमि में फैले भारतवासी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं कि भारत माता यही करोड़ करोड़ों जनता और भारत माता की जो उनकी भूमि पर रहने वाले इन सब की जय है। उपरोक्त पंक्तियां पढ़ने पर तुरंत अनुमान लगाना मुश्किल लग रहा है कि आखिर कौन इस तरह भारत माता को परिभाषित करते हुए जय बोल रहा है। यह कथन आजादी के एक ऐसे महानायक का है जिसके बारे में असंख्य अप्रमाणित सकारात्मक और नकारात्मक दंत कथाएं भारतीय लोक जीवन में प्रचलित हैं। यह एक ऐसे सहिष्णु राजनेता का कथन है जो विध्वंस दौर में ही रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहा और आज भारतीय जनमानस उनके कार्यों को लेकर स्मृति लोप का शिकार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। और उपरोक्त कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जिनकी नजरों में भारत माता की तस्वीर विशिष्टता बोध के लिए ही है। व्यक्तित्व और कृतित्व का विश्लेषण किए बिना इस निष्कर्ष पर तुरंत पहुंच जाना कि नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता हैं, थोड़ी जल्दबाजी लगती है कि लेकिन जैसे ही आप नेहरू की रचनाओं को से गुजरते हैं हुए उनके निजी और सार्वजनिक जीवन के निष्पक्ष पड़ताल करते हैं तो अनाज या सही ये शब्द फूट पड़ते हैं। हाँ, नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता हैं। व्यक्तिगत जीवन अगर देखा जाए तो नेहरू का व्यक्तिगत जीवन बेहद गरिमापूर्ण था। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एवं समृद्ध बैरिस्टर और माता स्वरूप रानी कुशल गृहिणी थी। पारिवारिक रूप से संपन्न नेहरू ने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1912 में भारत लौट आए और वकालत की शुरुआत की। 1916 में कमला नेहरू से उनका विवाह हुआ। 1917 में होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनका वास्तविक प्रशिक्षण 2 साल बाद 1919 में हुआ, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रति प्रभावित और आकर्षित हुए। क्यों मात्मा गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी चुना? वैश्विक उथल पुथल और स्वतंत्रता के दौरान में गांधी ने नेहरू को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना? रामचंद्र गुहा इस प्रश्न का बहुत सटीक उत्तर देते हैं। वह कहते हैं गांधी के अनुयायियों के जवाहरलाल नेहरू ही थे। उन्होंने उनकी सम्मिलित देशभक्ति को थामे रखा। महात्मा गांधी की महात्मा की तरह वह एक व्यक्ति के रूप में और अपना विचारधारा से नस्ल और धर्म, जाति और वर्ग, लिंग और भौगोलिक परिवेश से ऊपर उठकर थे। वह एक ऐसे हिंदू थे जो मुसलमानों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते थे। ऐसे ब्राह्मण थे जो जातियों के इस बंधन को नहीं मानते थे। ऐसे उत्तर भारतीय थे जो दक्षिण पर हिंदी नहीं थोपते थे। एक ऐसे शख्स थे जिसकी वैज्ञानिक सोच पर लोग भरोसा करते थे। इस तरह गांधी के बाद नेहरू की सबसे विशाल हृदय भारतीय थे। नेहरू का चिंतन, नेहरू के चिंतन को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत उनकी रचनाएं हैं, जो कि कुछ इस तरह निम्नलिखित हैं। मैं आज आपको बताऊंगा पिता के पत्र, पुत्री के नाम, 1929, ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1933, एन ऑटोबायोग्राफी 1936, डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946। नेहरू का चिंतन मूल रूप से मानवतावादी है। उनका दृष्टिकोण पश्चिमी एवं आधुनिक था। साथ ही वे भारतीय परिस्थितियों की जटिलताओं को भी समझते हैं। नेहरू के दृष्टिकोण में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। नेहरू अज्ञेयवादी थे, जिन्होंने धर्म को मात्र एक संस्कृत प्रेरणा तथा विरासत के रूप में ही स्वीकार किया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही नेहरू पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। 1917 की रूसी क्रांति ने नेहरू को गहरे तौर पर प्रभावित किया था। वह कहते हैं समाजवाद मात्र एक आर्थिक सिद्धांत ही नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन भी है और यह अपने इसी
स्वरूप में मुझे प्रेरित करता है। राजनीतिक जीवन इस गोपाल राजनेता के दौर पर नेहरू की भूमिका को स्पष्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को एकजुट बनाया, लोकतंत्र के इसलिए इसे प्रशिक्षित किया, आर्थिक विकास के लिए एक मॉडल का निर्माण किया तथा देश को आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर किया। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारतीय राजनीति और जनजीवन में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना था। नेहरू के व्यक्तित्व के व्यवहारिकता और आदर्शवादिता दोनों गुणों का सामान्य था, जो कि एक दुर्लभ गुण है। नेहरू के विचारों में पश्चिमी सभ्यता का आधुनिक कई समावेश था। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के समर्थक पंडित नेहरू ने संसद व कांग्रेस को साथ लेकर चलते रहे। अपने उद्देश्यों के प्रति के लिए संवैधानिक नियमों के अनुरूप दक्षतापूर्वक कार्य करने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। राष्ट्रवाद के प्रति उनकी मानसिकता संकीर्ण नहीं थी। वह राष्ट्रीयता के गुणों को भली भांति समझते थे। इसीलिए उन्होंने देश को एक संतुलित, संवेदनशील, एक आदर्श राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। नेहरू का राजनीतिज्ञ के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारतीय राजनीति प्रणाली में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना और भारत में लोकतंत्र को खड़ा करना था। नेहरू सांसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार के प्रबल समर्थक थे। उनकी सृष्टि के में राजनीतिक लोकतंत्र अपने आप में साध्य नहीं, बल्कि वह भारत के लाखों करोड़ों लोगों में दुख, दर्द और गरीबी दूर करने का साधन मात्र था। उन्होंने लोकतंत्र के साथ स्वतंत्रता और समानता के अटूट संबंध को स्वीकार किया। उनका मानना था कि समानता के बगैर स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। सन 1952 में पंडित नेहरू ने नेतृत्व में देश के पहले आम चुनाव में स्वस्थ लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। वह आज तक जारी है। नेहरू के लिए लोकतंत्र का तात्पर्य एक ऐसा उत्तरदायित्वपूर्ण था, जवाबदेह राजनीतिक प्रणाली थी जिसमें विचार विमर्श और प्रक्रिया के माध्यम से शासन हो। उनके जीवन कार्य एक ऐसा गोपाल के अनुसार उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अत्यंत दृढ़ बौद्धिक तथा नैतिक प्रतिबद्धता थी। नेहरू ने 1950 की अंतरिम संसद में 1952 से 1964 के बीच पहली, दूसरी तथा तीसरी लोकसभा में सदन के नेता के रूप में व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्वस्थ परंपराओं और उदाहरणों की नींव रखी। नेहरू ने विपक्षी दलों को पूरा स्थान दिया करते थे एवं उनकी आलोचनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील रहते थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि भारत ऐसा देश बने जहां लाखों लोग एक व्यक्ति की हाँ मिलाएं। मैं एक मजबूत विपक्ष चाहता हूं। उन्होंने देश के बंटवारे तथा उसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक हिंसा को अथवा भारी संख्या में शरणार्थियों के आगमन को चुनावों के स्थगित करने का बहाना नहीं बनाया। उन्होंने मंत्रिमंडल को विमर्श और नीति निर्माण का माध्यम बनाया। संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण यह था। नेहरू युग के दौरान संविधान में दिए गए संघवादी प्रावधानों को मजबूती से स्थापित किया गया। राज्यों के बीच सत्ता का समुचित बंटवारा किया गया। राज्यों की स्वायत्तता का आदर करते हुए नेहरू कभी भी राज्य सरकारों पर अपना निर्णय नहीं थोपते थे, ना ही उनकी नीतियों में हस्तक्षेप करते थे। नेहरू युग के वर्षों में सेना पर नागरिक सरकार की श्रेष्ठता की परंपरा पूरी तरह स्थापित हो गई और स्टील फ्रेम के रूप में नौकरशाही का भी काम हुआ। अगर देखा जाए राजनीति द्वारा सामाजिक परिवर्तन, नेहरू सामाजिक बदलाव के प्रति भी बेहद सजग थे। संविधान में पहले ही अनुच्छेद 17 अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान शामिल कर लिया गया था। सरकार ने इसमें और वृद्धि करते हुए 1955 में अछूत विरोधी कानून पास कर दिया, जिसमें छुआछूत का रिवाज दंडनीय और संज्ञेय अपराध बना दिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में महिला संगठनों और समूहों की सक्रिय भागीदारी होने के कारण स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं ने परिवार व समाज में अपने अधिकारों की मांग की। पंडित नेहरू ने इन मांगों का सदैव समर्थन किया। इस दिशा में उनका एक बहुत बड़ा कदम हिंदू कोड बिल को पास करना था। धर्मनिरपेक्षता की स्थापना। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि स्वतंत्रता के दौरान भारत सांप्रदायिकता के चंगुल में फंसा हुआ था। नेहरू ने महसूस किया कि केवल धर्मनिरपेक्षता
के द्वारा सांप्रदायिकता की आग से बचा जा सकता है। इसकी गंभीरता को समझते हुए नेहरू ने तर्क दिया कि देश के नेताओं को धर्मनिरपेक्षता के वास्तविक अर्थ को ग्रहण करते हुए लोगों के बीच में जाना होगा ताकि वे सांप्रदायिक जीवन छोड़कर राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट हो सकें। धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को संविधान में शामिल करने तथा प्रधानमंत्री के रूप में उनको विकसित करने में नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगर देखा जाए राष्ट्र निर्माण, नेहरू इस बात से वाकिफ थे कि लोकतंत्र समाज के निर्माण जो कि समानता पर आधारित हों के सबके लिए जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता, स्वतंत्र भारत की साक्षरता दर बेहद कम थी, इसलिए सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं विकसित करने का एक बड़ी राशि खर्च की। जहां 1951 में शिक्षा पर खर्च 19.8 करोड़ था, वहीं 1964 से 1965 में बढ़कर 146.27 करोड़ हो गया। यह 7 गुना से भी अधिक वृद्धि थी। नेहरू के शासनकाल के दौरान शिक्षा, खासकर लड़कियों की शिक्षा में भारी प्रगति दिखाई पड़ा। 1951 और 1961 के बीच स्कूलों में छात्रों की संख्या 2 गुनी और छात्राओं की संख्या 3 गुनी हो गई। आजादी के दौरान सिर्फ 18 विश्वविद्यालय थे, जबकि करीब 3 लाख विद्यार्थी। 1964 तक विश्वविद्यालयों की संख्या 54,000 और कॉलेजों की संख्या 2500 हो गई। स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या 6.13 लाख हो चुकी थी। नेहरू युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक शिक्षा क्षेत्र का विकास रही। नेहरू यह मानते थे कि भारत की समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान और तकनीक का विकास अति महत्वपूर्ण है। नेहरू मानते थे कि जातिगत पूर्वाग्रह, धर्मता, सामाजिक विषमता आदि को हमारे सामाजिक संबंधों तथा मानसिक स्वभावों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति पैदा करें समाप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक उपलब्धि के साथ साथ वैज्ञानिक मानसिकता तथा चिंतन की वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास भी उतना ही जरूरी है। विज्ञान मात्र सत्य की खोज नहीं बल्कि व्यक्ति की बेहतरीन के लिए भी है। सरकार द्वारा एक विज्ञान नीति अपनाई गई तथा देश में वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। इंजीनियरिंग में जनशक्ति के सृजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में की स्थापना की गई। अंतरिक्ष की, परमाणु इंजीनियरिंग जैसे अग्रिम विषय प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत निगरानी में आ गए। तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने आवश्यक संस्थानों की स्थापना की। 1952 में खड़गपुर में प्रथम IIT की स्थापना की गई। इसके पश्चात मद्रास, मुंबई, कानपुर और दिल्ली में भी IIT की स्थापना की गई। नेहरू ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही संस्थाओं और प्रयोगशालाओं का तेजी से विस्तार हुआ। नेहरू परमाणु ऊर्जा के महत्व को बखूबी समझते थे और उसके दूरगामी प्रभाव से भी परिचित थे, इसलिए उन्होंने परमाणु ऊर्जा के लिए क्षेत्र को बहुत महत्व दिया। 1948 में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और इसके अध्यक्ष प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा बनाए गए। शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए यह आयोग वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत बनाया गया, जो सीधे नेहरू के निर्देश में काम करता था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, जो एशिया का भी पहला रिएक्टर था मुंबई में अगस्त 1956 में काम करना शुरू कर दिया। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, जिसके माध्यम से देश का आधारभूत संरचना का विकास किया जा सकता है। नेहरू ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाए। इसके लिए इंडियन नेशनल कम्युनिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना 1962 में की गई थी और थुम्बा के रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी स्थापित की गई। इसी दौरान सैन्य अनुसंधान और विकसित के लिए भी कई कदम उठाए गए, जिससे सैन्य उपकरणों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए 2 बड़े कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायती राज, 1952 और 1959 में शुरू किया गया। यह कार्यक्रम गांव में कल्याणकारी राज्य की नींव डालने वाले तथा इस कार्यक्रम के लोगों द्वारा आत्मनिर्भरता तथा आत्म सहायता और उत्तरदायित्व पर मुख्य रूप से जोर दिया था। 1952 उसके बाद में
के वर्षों में नेहरू बार बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की चर्चा नई सरकार और एक महान क्रांतिकारी के रूप में किया करते थे। इन कार्यों के माध्यम से अच्छी सफलता प्राप्त हुई। बेहतर बीज, खाद आदि होने के परिणाम स्वरूप खेती का विकास तेजी से हुआ और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा। इसके अलावा सड़क, तालाब, स्कूल तथा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का निर्माण और शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ। इन कार्यक्रमों की कमजोरियों को दूर करने के लिए पंडित नेहरू ने 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की गठन किया। इस समिति में स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। यह विकेंद्रीय व्यवस्था पंचायती राज के माध्यम से जानी गई। इसे 1959 से विभिन्न राज्यों में लागू किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में राज्य स्थापना के नागौर में स्वयं पंचायती राज का उद्घाटन किया। नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से नियोजन को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय विदेश नीति में के निर्माता नेहरू एक महान अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। अंतर्राष्ट्रीयता की प्रेरणा उन्हें विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर एवं महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों से प्राप्त हुई थी। उनका मानना था कि किसी देश की विशेष संकीर्ण दृष्टिकोण के स्थान पर वैसे दृष्टिकोण को अंगीकार किया जाना चाहिए जो वैश्विक हित में हो। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व के रूप में गुटनिरपेक्षता तथा पंचशील की संकल्प को आधार के रूप में अपनाया। स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने का प्रयत्न 1947 के बाद की भारतीय राजनीतिक विशेषता थी। नेहरू के अनुसार एशिया तथा अफ्रीका 9 स्वतंत्र देशों की आवश्यकता है। गरीबी, निरक्षरता और बीमारी से लड़ना यह काम शीत युद्धकालीन 2 गुटों में शामिल होकर नहीं किया जा सकता है। गुट निरपेक्षता की अवधारणा नेहरू द्वारा प्रदत्त एक ऐसा उपहार है जिसे उन्होंने प्रभुत्व की राजनीति, गुप्त कूटनीति, सैनिक समझौते तथा हथियारों की होड़ के दौड़ में भाग रहे संसार को प्रदान किया। इस नीति के अंतर्गत समाहित किए गए विचार और समानता की भावना, पारंपरिक प्रेम, भिन्न भिन्न राष्ट्रों को शासन पद्धति के साथ सहिष्णुता, भौगोलिक अखंडता को महत्व देना तथा शक्ति का प्रयोग न करना। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति इसलिए अपनाई क्योंकि यह निर्माण लेने की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता था। नेहरू ने अपने कार्यकाल के दौरान न सिर्फ पड़ोसियों से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों से भी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था में भी भारत ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। गुट निरपेक्षता की नीति को दुनिया के तमाम देशों ने अपनाया। यह नेहरू के व्यक्तित्व और भारतीय विदेश की नीति का महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगर देखा जाए यही निष्कर्ष क्या है, हम नेहरू के कार्यकाल व उनके व्यक्तित्व के मूल्यांकन के आधार पर कह सकते हैं कि उन्होंने देश के राजनीतिक एवं आर्थिक आधार की नींव रखी। उनके महान कार्यों व गुणों के कारण ही उनका भारतीय राजनीतिक व सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अपने व्यवहार, बुद्धिमत्ता एवं संतुलित विचारों के द्वारा नेहरू ने विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन करने का प्रयास किया, जिससे वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सफल रहे। हम कह सकते हैं कि नेहरू ने भारत के निर्माण की आधारशिला रखी और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिए योजना निर्माण का कार्य किया और उसे कार्य में संपादित भी किया। इसलिए नेहरू को आधुनिक भारत माता का निर्माता कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्या आप भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो